टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज सॉलिड स्टेट। सबसे पहले सॉलिड्स होते क्या हैं? दे आर अ स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट ऑफ मैटर है जिनकी एक जो कि रिजिड होते हैं और साथ में इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सो व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड्स जो हैं दे हैव definite shape and definite volume as well as they are rigid also. Now जो solids हैं इनकी दो types हैं, basically they can be divided into two types, crystalline solids and amorphous solids. So their types are, first type जो है crystalline solids and second type जो है that is amorphous solids. तो इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो हमने देखने हैं कि करके कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और व्हाट आर एमॉर्फस सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव अ डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनकी एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट होगी, एक प्रॉपर डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट होती है अगर जिन सॉलिड्स में, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एमॉर्फस सॉलिड्स वो हैं विच डू नॉट हैव एनी डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर अरेंजमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles या constituents। constituents जो हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और इस केस में जो एमॉर्फस सॉलिड्स है दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। जो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी वो उसका जो रेंज है दैट इज लॉन्ग, काफी दूर तक उनका एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट चलेगी। लेकिन इस केस में अमॉर्फस सॉलिड्स में दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर्स होंगे भी तो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होंगे, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स and they have long range orders. Next point of difference जो है crystalline solids और amorphous solids में, they have, crystalline solids have sharp melting points and they do not have sharp melting point. They don't have sharp melting points. Next is crystalline solids को अगर आप काटें या कट करें विद द हेल्प ऑफ नाइफ, दे विल गिव क्लियर क्लीवेज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लीवेज जो आएगी दैट विल बी क्लियर, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में क्लीवेज विल नॉट बी क्लियर। वी विल हैव इररेगुलर क्लीवेज इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर एन आइसोट्रोपिक एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आइसोट्रोपी क्या है, एन आइसोट्रोपी क्या है। जो आइसोट्रोपी है, आइसोट्रोपी का मतलब होता है जब फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं किसी भी सॉलिड के केस में, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसकी अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में वैल्यूज देखी जाएं, वैल्यूज मेजर की जाएं डिफरेंट डायरेक्शंस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या फिर थर्मल कंडक्टिविटी की या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, अगर वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम आ रही हैं तो हम कहेंगे जो सॉलिड है दैट इज आइसोट्रोपिक। अगर वैल्यूज जो है फिजिकल क्वांटिटीज की सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की,
थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यूज अगर आ रही हों तब हम कहेंगे कि दैट सॉलिड इज एन आइसोट्रोपिक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके केसेस में फिजिकल क्वांटिटीज की सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज जो हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट आती हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर एन आइसोट्रोपिक। whereas जो amorphous solids हैं they are isotropic। that means physical quantities की such as thermal conductivity, electrical conductivity और refractive index की अगर values देखें different directions में same values आएंगी in case of amorphous solids। so these are the points of differences between the amorphous and crystalline solids। एक बार फिर से देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, एमॉर्फस सॉलिड्स में डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स में दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्प वेपन या फिर विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ क्लियर क्लीवेज आएगी। इन केस ऑफ amorphous solids they don't have any clear cleavage, irregular cleavage आएगी। and last point of difference that is very important difference, that is crystalline solids are anisotropic। that means physical quantities such as थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी अगर वैल्यूज देखी जाए, मेजर की जाए डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स। और amorphous solids में we will get same values of different these physical quantities। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंट डायरेक्शन में वैल्यू ली जाए तो सेम वैल्यूज आएंगी। therefore amorphous solids are called isotropic solids। नेक्स्ट हमने करना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव 4 टाइप्स। ये तो पहले सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की है हमने कि सॉलिड्स जो हैं बेसिकली दे आर ऑफ 2 टाइप्स, amorphous and crystalline solids। नाउ वी विल कम टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 टाइप्स हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैंने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड्स। सेकेंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। थर्ड इज कोवलेंट सॉलिड्स। फोर्थ इज मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये 4 टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। इन सारों में हमें देखिए एक तो पता होना चाहिए कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं। आयनिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दे विल बी आयंस, केटायंस एंड एनायंस। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दे आर आयंस, केटायन भी होंगे, एनायंस भी होंगे। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन कौन सी होंगी इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, because cation is positively charged, anion is negatively charged, इनके बीच में forces of attraction will be electrostatic forces of attraction। and their example is जैसे NaCl, this is an ionic solid। next type है molecular solids। इनमें constituent particles क्या होंगे?
molecules. Molecules will be the constituent particles. एंड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होंगी, फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन कौन सी होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. और एग्जांपल है जैसे सॉलिड या ड्राई आइस, सॉलिड CO2 और I2. These are the examples. Next is covalent solids. Covalent solids में constituent particles are atoms. और forces of attraction कौन सी हैं, covalent bonds. covalent bonds बने होंगे atoms के बीच में. Example है जैसे diamond. Next is metallic solids. Metallic solids में constituent particles will be atoms. Forces of attraction कौन सी होंगी, simultaneous forces of attraction between kernels and the moving electrons. तो ये आपने लॉरेंट्ज सी मॉडल किया होगा. लॉरेंट्ज सी मॉडल क्या कहता है कि जो मेटल्स होते हैं उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, पहली बात मेटल्स होते क्या हैं, ऐसे एटम्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो जाएं, जिनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है बहुत कम हो और इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज कर दें. और इलेक्ट्रॉन जब इजीली लूज हो जाएंगे, जो केटाइंस बचेंगे वो लैटिस में फिक्स्ड पोजीशंस पे होंगे ऐसे करके. एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज जो बच रही हैं स्पीशीज, these are fixed and these are called kernels. और electrons are free to move. Electrons are free to move, but these kernels are fixed in their positions. So इनके बीच में simultaneous force of attraction जो होती है किसके बीच में, kernels के बीच में और electrons के बीच में, that is known as metallic bond. तो forces of attraction कौन सी आएंगी, forces of attraction will be between kernels and free electrons. Example metals का, metallic solids का, all the metals and some alloys also. Metals and some alloys also. So these are the four types of crystalline solids. First is ionic solid. इसमें constituent particles will be ions, cations as well as anions. Forces of attraction between them will be electrostatic forces of attraction. Example is, for example is NaCl. Second type is molecular solids. Constituent particles are molecules. Forces of attraction will be weak van der Waals forces of attraction. For example, solid CO2, dry ice and I2. Next is covalent solids. Constituent particles in them will be atoms. और इनके बीच में force of attraction कौन सी होंगी, covalent bonds बने होंगे. और example is diamond. Next is metallic solids. Constituent particles will be atoms. And force of attraction कैसे होंगी, force of attraction will be simultaneous force of attraction between the kernels and the moving electrons, free electrons. And इसके examples हैं all the metals and some alloys also. So these are four types of crystalline solids. Next we have to cover is space lattice and unit cell. तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमें कंसिडर करनी पड़ेगी. तो मैं डायग्राम बना रहा हूं स्पेस लैटिस के लिए. पहले ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D में कैसे अरेंज हो सकते हैं. सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए.
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये बना रहा हूं मैं। ये जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दिस इज नोन एज स्पेस लैटिस. So this three-dimensional arrangement, regular arrangement in three-dimensional space is called a space lattice or crystal lattice. इसमें जो smallest portion है, smallest portion will be, ये भी ज्वाइन कीजिए, स्मॉलेस्ट पोर्शन इसका देखिए, एक बॉक्स देख लीजिए, एक बॉक्स, सिंगल बॉक्स, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है इन दिस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसको कि बारी बारी रिपीट किया जाए सारी डायरेक्शंस में, ऊपर नीचे, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, उस एक्सिस पे, बाहर की साइड को, तो जिस स्मॉलेस्ट पोर्शन को बारी बारी थ्री डायमेंशन में रिपीट किया जाए और उसकी हेल्प से अगर स्पेस लैटिस ऑब्टेन हो जाए, दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल. अब जैसे यूनिट सेल इसमें आपने कंसीडर करना है, तो दिस विल बी द यूनिट सेल. एक स्मॉल बॉक्स ये वाला कंसीडर कर लिया जाए, इस साइड वाला, this will be the unit cell. So what are space lattices and what are unit cells? Space lattice is nothing but it is the three-dimensional regular arrangement of the constituent particles, that is the space lattice. And unit cell क्या है? It is the smallest portion which when repeated again and again produces the space lattice. So what is unit cell? Smallest portion जिसको repeat किया जाए सारी directions में in order to obtain the space lattice is called unit cell. Next we have to do is types of unit cells. 7 types हैं unit cells के, और इसमें आपको एक चीज ये भी याद रखनी है उससे पहले कि इसमें जो एक्सिस हैं ये वाले, जैसे ये यूनिट सेल मैं दोबारा से बना देता हूं, यहां को भी रिपीट हो रहा है ये, और दिस विल बी ए, एक्सियल लेंथ बोलते हैं इसको, इस साइड को इट विल बी यहां तक होगा जो बी, नेक्स्ट इट विल बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, या यहां पे कह दें दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. और ए से अपोजिट एंगल जो होगा, ए से अपोजिट ये वाला, दिस इज अल्फा, दीज आर नोन एज एक्सियल एंगल्स. बी से अपोजिट जो होगा उस साइड को, दैट विल बी बीटा, एंड सी से अपोजिट ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी गामा. सो एक्सियल लेंथ क्या है, जो यूनिट सेल है उसमें ये ए है, दिस इज एक्सियल लेंथ, दिस इज बी, दिस इज सी. ए से अपोजिट जो है दैट इज अल्फा, एक्सियल एंगल, बी से अपोजिट जो है दैट इज बीटा, दिस इज ऑल्सो एक्सियल एंगल, और सी से अपोजिट गामा. सो अल्फा, बीटा, गामा, दीज आर एक्सियल एंगल्स. ए, बी, सी, दीज आर एक्सियल लेंथ्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स करेंगे मैंने कहा इसके बाद, उसमें क्या होगा, कईयों में ए बी सी बराबर होंगे, इक्वल होंगे, उसमें एंगल्स भी होंगे, कईयों में 90 होंगे, ए अल्फा बीटा गामा सारे 90 होंगे, हो सकता है सारे एंगल्स बराबर हो सकता है सारे एंगल्स बराबर ना हो. तो उसके बेसिस पे 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स डिफाइंड है, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं. तो एक बार देख लें वो कौन से 7 टाइप्स है. Types of unit cells. So first type is cubic. In case of cubic, ये axial lengths लिख रहा हूं मैं, A will be equal to B will be equal to C. All the axial lengths will be equal. And axial angles देखें अगर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90.
all the axial angles are equal and each angle is equal to 90, all the axial lengths are also equal, अगर ऐसा हो तो that type of unit cell is called cubic unit cell. Second type, tetragonal. And in this case A is equal to B is not equal to C. दो तो equal होंगे axial lengths, third will not be equal to them. A is equal to B is not equal to C and alpha, beta, gamma ये सारे बराबर होंगे, each equal to 90 degree. Next type is third type and that is orthorhombic or rhombic. And in this case axial lengths देखें पहले तो A is not equal to B is not equal to C, कोई भी आपस में equal नहीं है, but all the angles are equal and each angle is equal to 90 degree. Fourth type is monoclinic. In case of monoclinic, A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to gamma, both are equal to 90 but beta is not equal to 90. Alpha, gamma they are equal to 90 and beta is not equal to 90 or A is not equal to B is equal to is not equal to C. अगर ऐसा हो तो that will be, this is monoclinic. This is monoclinic. Next is fifth type and fifth में we have triclinic. And triclinic में A is not equal to B is not equal to C. Alpha is not equal to beta is not equal to gamma and they are not equal to 90 also. ना तो 90 है, कोई भी इसमें 90 नहीं है और सारे के सारे they are unequal, they are not equal. Next is rhombohedral or trigonal. Or trigonal. And in this case A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma and they are not equal to 90. Alpha, beta, gamma equal तो हैं but they are not equal to 90. A is equal to B is equal to C, so that will be known as, that type of unit cell will be called rhombohedral or trigonal. Last is hexagonal. And in case of hexagonal, A is equal to B is not equal to C and alpha, beta both are 90 but gamma is equal to 120. This is the only case जिसमें 120 degree कहीं पे आ रहा है and that is hexagonal case. Next is, इससे पहले एक बार फिर से देख लें, next करने से पहले types of unit cells जो हैं, we have 7 types of unit cells: cubic, tetragonal, orthorhombic or rhombic, monoclinic, triclinic, rhombohedral और trigonal and hexagonal. इसमें आपको ये तो है axial lengths और ये है axial angles. Cubic में all the axial lengths are equal, all the axial lengths are equal and all the axial angles are also equal, सारे 90 हैं. Tetragonal में A is equal to B is not equal to C but all the angles are 90. तो first three case में आप देख रहे हैं सारे 90 हैं. और third में orthorhombic और rhombic में A is not equal to B is not equal to C and each angle is equal to 90 degree. Monoclinic में A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to gamma is equal to 90 which is not equal to beta. Next is triclinic. ना तो angles equal, ना तो bond lengths equal, that will be triclinic. Rhombohedral और trigonal में all the bond lengths are equal but alpha, beta, gamma ये तो equal हैं but they are not equal to 90. And last is hexagonal. A is equal to B is not equal to C and alpha, beta are equal to 90 and gamma is equal to 120. So these are 7 types of unit cells. और इसके बाद हमने करने types of space lattices.
फर्स्ट टाइप है इसमें प्रिमिटिव लैटिसेस और प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स और प्रिमिटिव लैटिसेस, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स भी कह देते हैं इनको। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, ये ऐसे होते हैं, ऐसे यूनिट सेल्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे ओनली। फॉर एग्जांपल constituent particles देखिए, they are present only at the corners. So this is simple cubic unit cell or primitive unit cell. So ऐसे unit cells in which constituent particles are present only at the corners are called primitive unit cells. Second है इसमें non primitive unit cells. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स ऐसे यूनिट सेल्स होते हैं जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, पर साथ में कई स्पेशल पोजीशंस होती हैं वहां पे भी प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, बट देयर आर सम स्पेशल पोजीशंस आल्सो अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अगर ऐसा यूनिट सेल है दैट विल बी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव की मैं 3 टाइप्स आपको करा रहा हूं। फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी भी टाइप आगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीसीसी अरेंजमेंट। इसको ड्रॉ करके देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या बीसीसी में क्या होगा। ऐसे आप एक क्यूब बनाइए, कॉर्नर्स पे तो बनाना ही बनाना है आपने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, बट अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स इस बीसीसी अरेंजमेंट में बॉडी के सेंटर में भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो बीसीसी अरेंजमेंट में देखिए कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट ही है 8 कॉर्नर्स पे, साथ में एक सेंटर में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। दिस अरेंजमेंट इज बीसीसी अरेंजमेंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड नॉन प्रिमिटिव टाइप है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे 8 जगह पे, बट अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स जितने भी फेसेस हैं इसके, उनके सेंटर्स पे भी एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। कितने फेसेस हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस हैं। जैसे रूम को कंसिडर कर लीजिएगा आप, एक रूम होता है, क्यूबिकल रूम हो, उसके जितनी भी वॉल्स हैं उनके सेंटर्स में भी अगर एक एक आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा दें तो दैट विल बी एफसीसी अरेंजमेंट। इसमें देखिए कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, बट साथ में जो फेसेस हैं उनके सेंटर्स पे भी एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एफसीसी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड टाइप इसमें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस केस में कॉर्नर्स पे तो होंगे होंगे ही होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पर इसके साथ साथ एक एंड के फेस पे आपने लगा देना, जैसे इस एक्सिस के लॉन्ग एक साइड में बस उनके जो फेसेस हैं उसके सेंटर्स में आपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बना देने। दिस इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सारे फेस के सेंटर्स में नहीं बनाना आपने, एक एक्सिस के लॉन्ग किसी भी साइड पे आपने एंड फेस के सेंटर्स पे एक एक यूनिट सेल बना देना है, एक एक सॉरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बना देना है। ऐसी जो अरेंजमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। So these were the types of the space lattices, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्पेस लैटिसेस जो हैं दो तरह के हो सकते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही हैं, बट उसके साथ साथ में कई स्पेशल पोजीशंस हैं जहां पे वो प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में बीसीसी में मैंने आपको बताया कि एक तो बॉडी सेंटर में होगा और 8 कॉर्नर्स पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। सेकेंड टाइप बताई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे बट जितने भी फेसेस हैं उनमें भी साथ में फेस के सेंटर्स पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। थर्ड टाइप इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड इज इन दिस केस कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही हैं, लेकिन साथ में एक एक्सिस के अलोंग जो फेस हैं फेसेस हैं, दो फेसेस हैं, उनके सेंटर्स पे भी आपने एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लेना है। दिस इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जितने भी स्पेस लैटिसेस पॉसिबल हैं, 7 यूनिट सेल्स मैंने आपको बताया, 7 टाइप्स, अगर उनमें सारे की टाइप अरेंजमेंट बनाई जाए, हर एक में तीनों की तीनों नॉन प्रिमिटिव नहीं आएंगी, हर एक में तीनों की तीनों नॉन प्रिमिटिव नहीं आएंगी, कईयों में एग्जिस्ट करेंगी कईयों में नहीं करेंगी। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल जो पॉसिबल हैं 7 यूनिट सेल्स कंसीडर करने के साथ साथ इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी कंसीडर कर ली जाएं, सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल जो पॉसिबल हैं दे आर 14 यूनिट सेल्स टोटल पॉसिबल हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेवाइस लैटिसेस। 14 लैटिसेस जो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेवाइस लैटिसेस। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जितने पॉसिबल हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी है, 14। सो दिस वाज टाइप्स ऑफ द स्पेस लैटिसेस एंड टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स। Next topic is that we will calculate the number of atoms per unit cell. Number of atoms per unit cell. सबसे पहले we will calculate number of atoms एक यूनिट सेल में in case of simple cubic unit cell. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। Only at the corners of the cube. तो इसमें एक एटम को या पार्टिकल को कंसिडर करें, जैसे इस पार्टिकल को कंसिडर करें तो इसको कितने
ऐसे वाले यूनिट सेल्स शेयर करेंगे। अब देखिए एक तो यूनिट सेल ऐसे को होगा इस साइड को, तो एक तो ये वाला शेयर कर रहा है, ऐसे एक यहाँ ऊपर होगा इसके, एक यहाँ पे होगा, एक इस साइड को होगा, एक इस साइड को होगा, ऐसे 4 यहाँ को होंगे इस साइड को, और 4 इसी यहाँ पे हैं, एक ये 2 ऊपर इसके, और 2 यहाँ पे और 2 ऊपर। तो 8 यूनिट सेल्स ऐसे हैं जो कि इस वाले एटम को शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसके आगे ऊपर वाला भी शेयर करेगा ना ऐसे को, तो ये वाले जितने भी यूनिट सेल्स हैं ऊपर वाले भी जितने होंगे वो भी शेयर करेंगे। इस साइड को एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो हो गए यहाँ पे, और इसमें देखिए 1 2 3 4 ये वाले, तो 8 टोटल यूनिट सेल्स हैं जो इस वाले एटम को शेयर कर रहे हैं। तो इसको एग्जैक्टली बनाऊं मैं ऊपर वाले को अगर, तो 4 तो ये हो गए, वैसे ही 4 इस साइड को होंगे, तो 8 यूनिट सेल्स जो हैं वो इस एटम को शेयर कर रहे हैं। तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल, जिसकी बात हो रही है उसकी साइड को कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, इसकी कंट्रीब्यूशन होगी 1/8, क्योंकि 8 यूनिट सेल्स इस एटम को शेयर कर रहे हैं, तो इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 1 यूनिट सेल कितनी होनी है, 1/8। तो टोटल देखें, टोटल कितने एटम्स हैं ये वाले इस यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, देयर आर 8 एटम्स टोटल, और टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल कितनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, एक की 1/8, तो 8 की कितनी, 8 इंटू 1/8, दैट इज 1 एटम प्रेजेंट होगा एक यूनिट सेल में। सो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इस एटम को कंसिडर कीजिए और इसकी कंट्रीब्यूशन देखनी है हमने कि इस पर्टिकुलर यूनिट सेल की साइड को इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होगी। तो इसमें हमने देखना होता है कि कितने एटम्स, जो कितने यूनिट सेल्स हैं जो इस वाले एटम को शेयर करेंगे। तो देखिए एक ये अपने आप हो गया, एक इसके साथ वाला, एक ऊपर वाला, एक ये वाला, 4 तो ये हो गए। 4 ऐसे ही इस साइड को होंगे, 3D में देखें अगर, टुवर्ड्स हमारी साइड को जो होंगे 4 यूनिट सेल्स, तो वो भी इसको शेयर करेंगे। तो 8 यूनिट सेल्स इसको शेयर कर रहे हैं, तो इस एटम की जो कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल वो 1/8 होगी। लेकिन ऐसे हैं कितने, ये 8 हैं टोटल मिला के, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होने चाहिए, 8 इंटू 1/8, दैट इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन one simple cubic unit cell, only 1 atom. Next type is body centered. Body centered cubic unit cell. तो BCC में देखिए तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स, और साथ में एक बॉडी के सेंटर में। अब जो बॉडी के सेंटर में है उसको कितने यूनिट सेल्स शेयर करेंगे, ओनली 1 यूनिट सेल, क्योंकि सेंटर में है और कोई यूनिट सेल्स तो उसको शेयर नहीं कर सकते। तो इट विल बी 1, इसकी पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन होगी बीच में जो है सेंटर में। और जो 8 हैं ये कॉर्नर्स वाले, इनकी कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे आप, 8 इंटू 1/8, दैट इज इक्वल टू 1 + 1। तो हाउ मेनी एटम्स पर यूनिट सेल,
2 atoms per unit cell in case of body centered cubic unit cell. In case of BCC arrangement, there will be 2 atoms per unit cell. Next type is face centered cubic unit cell. इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपको पता है कॉर्नर्स पे तो 8 कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट हैं ही हैं, और साथ में जितने भी फेसेस हैं उनके सेंटर्स पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो अब इस फेस वाले को देखें कि कितने यूनिट सेल्स इस वाले एटम को शेयर करेंगे आपस में। एक तो देखिए ये वाला हो जाएगा, साथ वाला, ये वाला यूनिट सेल जो है इस वाले एटम को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं आपस में? ओनली 2 यूनिट सेल्स। एक ये वाला अपने आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, और एक उसके साथ वाला। तो जितने भी फेसेस हैं उन पे जितने एटम्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल? हाफ, क्योंकि इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, तो इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल कितनी होगी? हाफ। कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 एटम्स हैं, सारे के सारे 6 फेसेस पे, लेकिन एक फेस पे जो एक एटम है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/2। तो 6 फेसेस पे 6 एटम्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल कितनी हो जाएगी? 6 × 1/2। और साथ में ये 8 एटम्स हैं, और ये मैं बता चुका हूं आपको जितने भी कॉर्नर्स पे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/8। तो 6 × 1/2 कितना हो गया? ये 3 + 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर इक्वल टू 4। तो आपको याद रखना है बीसीसी में मैंने बताए 2 एटम्स, एफसीसी में 4। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देयर इज ओनली 1 एटम पर यूनिट सेल। तो क्या क्या देखिए इसमें क्या किया हमने? जितने भी कॉर्नर्स पे उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल? 1/8। जितने भी फेस के सेंटर्स पे उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/6, सॉरी 1/2। फेस के सेंटर्स पे जितने भी दैट इज 1/2। और जितने भी बॉडी के सेंटर्स में होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होनी है? 1 ओनली, बिकॉज उनको एक ही पर यूनिट सेल में, एक ही यूनिट सेल में बॉडी के सेंटर में जो होगा वो एक ही होगा, उसको शेयर कोई और यूनिट सेल नहीं करेगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम। क्वेश्चन है, a compound formed by elements A and B has a cubic structure in which A atoms are at the corners of the cube,
and B atoms are at the phase centers, डिराइव द फॉर्मूला निकालना है हमने कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए कंपाउंड का जिसमें ऐसी ऐसी अरेंजमेंट है. व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. अब देखिए क्यूबिक अरेंजमेंट है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है. डार्क में बी को कह रहा हूं और ऐसे को जो है दैट इज ए. अब देखिए क्या क्या कहा है इसने. कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ए एंड बी हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स. तो ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स. दिस इज ए A atoms are at the corners of the cube and B atoms are at the face centers. तो B जो है they are at the face centers. जो faces हैं उनके centers पे B हैं. अब देखिए फॉर्मूला निकालना है तो आप निकाल लीजिए पहले A कितने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में. 8 कॉर्नर्स हैं और कॉर्नर्स वाले की एटम्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल 1/8. तो नंबर ऑफ ए एटम्स कितने होंगे इस यूनिट सेल में. नंबर ऑफ ए एटम्स इन दिस यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1. सिमिलरली आप नंबर ऑफ बी एटम्स भी निकालिए. नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल. इस यूनिट सेल में कितने बी एटम्स हैं वो निकालिए. कितने हैं ये 6 हैं और फेस पे जितने भी होते हैं उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है 1/2. तो 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3. तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए AB3. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी AB3. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने पहले तो अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो आपने ये माइंड में बना लेना है या मैंने इसका आपको ड्रॉ करके दिया ये कि ऐसे था क्वेश्चन कि कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ए एंड बी एंड इट हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स. ए एटम्स जो हैं दे आर एट द कॉर्नर्स एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर्स. फॉर्मूला निकालना है तो ये बी बनाए मैंने फेस के सेंटर्स पे और ए बनाए मैंने कॉर्नर्स पे. नंबर ऑफ ए एटम्स क्या आ जाएंगे. नंबर ऑफ ए एटम्स विल बी 8 हैं ये लेकिन कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8. तो 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1. और फेस के सेंटर्स पे 6 हैं और फेस के सेंटर वाले की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है 1/2. तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी AB3. सो आंसर इज AB3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cubic solid is made up of two elements made up of two elements P and Q. Atoms Q are present at the corners
Atoms Q are present at the corner of the cube and atoms P at the body center. P at the body center. What is the formula of the compound? Again we have to calculate the formula. तो इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, दो एलिमेंट्स हैं देखिए, पी एंड क्यू, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यू एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे वैसे कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो नंबर ऑफ क्यू एटम्स विल बी 8 इंटू 1/8 कंट्रीब्यूशन जो कॉर्नर्स पे होते हैं उन एटम्स की होती है 1/8 कंट्रीब्यूशन। सो 8 इंटू 1/8 दिस विल बी इक्वल टू 1। अब बात करें पी की, पी है बॉडी सेंटर पे तो एक ही होगा बॉडी के सेंटर में। तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? P भी 1 है, Q भी 1 है, तो इट विल बी PQ. दिस विल बी दी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड PQ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो पहले वन डायमेंशनल अरेंजमेंट देख रहा हूं मैं, अरेंजमेंट इन वन डायमेंशन, अरेंजमेंट इन 1D। तो फर्स्ट लेयर जो है एटम्स जो हैं रिप्रेजेंटेड बाय द स्फीयर्स, और सेकेंड लेयर जो है ऐसे को बिल्कुल इसके वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब इसमें एक पर्टिकुलर स्फीयर को देखिए, एक एटम को देखिए, एक स्फीयर जो है दैट इज टचिंग हाउ मेनी स्फीयर्स? 1 2 3 4। इट इज टचिंग, कितने स्फीयर्स टच कर रहा है? 4 स्फीयर्स टच कर रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वेयर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं इस टाइप ऑफ पैकिंग को। स्क्वेयर क्लोज पैकिंग है, ईच स्फीयर इज टचिंग 4 स्फीयर्स। जैसे इसको देखें 1 2 3 4 स्फीयर जो हैं एक स्फीयर को टच करेंगे। जो सेकंड टाइप है इसमें दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें क्या होगा कि फर्स्ट में जो फर्स्ट लेयर थी उसकी जो डिप्रेशन थी, ये वाली डिप्रेशन हैं, उसमें एटम्स अरेंज होंगे। फर्स्ट लेयर में जो डिप्रेशंस आ रही हैं उसमें एटम्स अरेंज होंगे, डिप्रेशंस में एटम्स अरेंज होंगे। तो वो मैं बना रहा हूं अब नेक्स्ट टाइप। ये डिप्रेशंस हैं, इसमें नेक्स्ट एटम्स या नेक्स्ट स्फीयर्स यहां पे अरेंज होने हैं। नेक्स्ट फिर इसके डिप्रेशंस में अब इसमें देखिए एक स्फीयर कोई भी कंसिडर करें, जैसे इस स्फीयर को कंसिडर करें
कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है साथ में ये? 1 2 3 4 5 6, 6 स्फीयर्स इसको टच कर रहे हैं पर्टिकुलर स्फीयर को। And therefore it is also called hexagonal close packing. This type of packing is called hexagonal close packing. अभी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, दिस इज मोर एफिशिएंट पैकिंग बिकॉज इसमें ओपन स्पेसेस कम रह जाती हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एफिशिएंसी का मीनिंग है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो ओपन स्पेसेस होंगी वो कम होंगी एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये थी 1 डायमेंशंस में जो अरेंजमेंट थी। अब हमने देखना है कि 3D में कैसे अरेंजमेंट होगी सारी। 3D में क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग, तो फर्स्ट टाइप हम जो फर्स्ट लेयर कंसिडर करेंगे दैट विल बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ओनली। जो अभी हमने किया वही वाली पैकिंग हम कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट लेयर की डिप्रेशंस में सेकंड लेयर, और उसके बाद उसके ऊपर देखना है फिर लेयर्स कैसे अरेंज हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट टाइप देखिए, अब इसकी डिप्रेशंस में अब इसमें देखें तो दो तरह के वॉइड्स आ रहे हैं। वॉइड्स क्या होते हैं? जो डिप्रेशंस हैं। एक तो ये है बी टाइप और एक ये है ए टाइप। दिस इज बी ए, अगेन दिस इज बी एंड ए। अब नेक्स्ट लेयर जो है उसको मैं रखूंगा ए टाइप ऑफ डिप्रेशंस में। ए टाइप ऑफ डिप्रेशंस में इससे ऊपर वाली जो लेयर है, जो सेकंड लेयर आ रही है, दैट विल बी ऑन ए टाइप ऑफ वॉइड्स, ए टाइप ऑफ डिप्रेशंस। सो दिस विल बी नेक्स्ट लेयर जो है इसके ऊपर है। अगेन ये बी है, यहां पे ए होगा, दिस विल बी लाइक दिस। अब इसमें देखें जो नेक्स्ट लेयर आ रही है आपकी, उसमें भी दो तरह की डिप्रेशंस आ रही हैं। एक तो ये आ रही है, दिस इज सी टाइप ऑफ डिप्रेशन, सी, और एक ये वाली आ रही है, दिस विल बी डी टाइप ऑफ डिप्रेशंस। ये जो डी टाइप आ रही हैं बिल्कुल नीचे वाली डिप्रेशंस के ऊपर वाली डिप्रेशंस हैं ये। तो फर्स्ट मैंने कहा सी आ रही है और सेकेंड टाइप ऑफ डिप्रेशंस आएंगी डी। दिस विल बी सी, और इससे आगे जो आएगी, आगे भी मैं बना देता हूं एक स्फीयर, दिस विल बी डी। ये डी है, ये वाला भी डी है, मैं इसको डार्क कर रहा हूं डी वाली टाइप ऑफ डिप्रेशन को इसमें। तो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी बन रही है, सेकेंड लेयर के बाद दो तरह की डिप्रेशन आ रही हैं, सी एंड डी। डी मैंने डार्क की हुई है। ये कैसे बन रही है? सेकेंड लेयर को मैंने जब ए टाइप ऑफ डिप्रेशन में रखा, फर्स्ट में दो तरह की डिप्रेशन थी, बी एंड ए। अब ए टाइप ऑफ डिप्रेशन में मैंने जब सेकेंड लेयर रखी ऊपर वाली, तो दो तरह की डिप्रेशन आई, सी एंड डी। अब थर्ड लेयर को रखने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो सी के ऊपर रखा जा सकता है, एक डी के ऊपर रखा जा सकता है। अगर सी के ऊपर थर्ड लेयर रखी जाए तो यहां देखिए, आप इमेजिन कीजिए, सी के ऊपर रखा जाए तो थर्ड लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रही है।
अगर सी टाइप ऑफ डिप्रेशन में आप थर्ड लेयर को रखो तो वो एग्जैक्टली इस फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी, थर्ड लेयर, तो उसको कहते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। फर्स्ट लेयर ए है, ए टाइप है, सेकेंड लेयर बी टाइप, थर्ड लेयर अगेन ए टाइप सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट टाइप, और फोर्थ लेयर विल बी अगेन सेकेंड टाइप वाली ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और HCP अरेंजमेंट, HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब आ रही है? जब थर्ड लेयर को सी टाइप ऑफ डिप्रेशंस में रखें, सी टाइप ऑफ डिप्रेशंस सेकंड लेयर में हैं और डी टाइप ऑफ डिप्रेशंस भी सेकंड लेयर पे हैं। अगर सी टाइप पे रखते हो आप थर्ड लेयर को तो आपका जो थर्ड लेयर आएगी वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रही है। जैसे यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, थर्ड लेयर विल बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर। दिस इज कॉल्ड ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP अरेंजमेंट। थर्ड एक और पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है? डी टाइप में रखें, डी टाइप ऑफ वॉइड्स में रखें अगर, तो डी टाइप ऑफ वॉइड्स में रखेंगे तो अरेंजमेंट विल बी ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें फर्स्ट थ्री लेयर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी, फोर्थ लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट की तरह होगी। तो दिस इज CCP और FCC अरेंजमेंट। नेक्स्ट आपको देखना है कि वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स कौन सी तरह की क्रिएट हो रही हैं। इस सी को आप इमेजिन कीजिए, जो सी टाइप ऑफ वॉइड होगा वो कितने स्फीयर से सराउंडेड है। बिल्कुल इसमें इमेजिन कीजिए कि आप यहां बैठे हैं सी में, तो आप कितने स्फीयर से सराउंडेड हो? एक नीचे है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और ट्रायंगुलर वॉइड होगा ये, ट्रायंगुलर, और चार स्फीयर से ये वाला वॉइड सराउंडेड है, सी टाइप ऑफ वॉइड, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड भी बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ वॉइड जो कि ट्रायंगुलर वॉइड होता है और विच इज सराउंडेड बाय फोर स्फीयर्स इज आल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये तरह का जो वॉइड है, ये वाला जो मैंने डार्क किया, डी टाइप ऑफ वॉइड जिसको मैं कह रहा हूं, इसको देखिए कितने स्फीयर से सराउंडेड है ये। इस लेयर में देखें तो 1 2 3, उससे नीचे भी 1 2 3, तो डबल ट्रायंगुलर वॉइड होगा ये, जिसके कि वर्टिसेस जो होंगे ट्रायंगल के, एक का ट्रायंगल का वर्टिस ऊपर को है तो दूसरे का ऐसे को नीचे को होगा। तो दिस इज डबल ट्रायंगुलर वॉइड और 6 स्फीयर्स इसको सराउंड कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वॉइड्स भी दो तरह के हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड इज ट्रायंगुलर शेप्ड, इट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, and octahedral void which is double triangular shaped and is surrounded by 6 spheres। तो यहां पे मैंने कहा पहले टेट्राहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर रख रहा हूं मैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड पे जब थर्ड लेयर रखी तो एग्जैक्टली वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आई थर्ड लेयर, अरेंजमेंट आई ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP अरेंजमेंट। और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा मैंने थर्ड लेयर को तो जो अरेंजमेंट आई दैट इज ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। जो एफिशिएंसी है इन दोनों अरेंजमेंट्स की वो इक्वल है, एंड दैट एफिशिएंसी इज 74%। इन दोनों तरह की पैकिंग्स की अरेंजमेंट जो पैकिंग्स हैं इनकी जो एफिशिएंसी है वो दोनों की 74% है। 74% एफिशिएंसी का मतलब है कि जो 26% जगह होगी वो खाली होगी, जो कि ऑक्यूपाई की होगी वॉइड्स ने। कौन से वॉइड्स हो सकते हैं? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नंबर 2, एक कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम को कितने और एटम्स या एक स्फीयर को कितने और स्फीयर्स टच कर रहे हैं, या एक स्फीयर कितने स्फीयर से सराउंडेड है। इस तरह की अरेंजमेंट्स में दोनों में वी हैव 12 एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी स्फीयर देख लें, जैसे इससे नीचे ऊपर वाली लेयर को मत देखिए, नीचे वाले को देखिए, जो नीचे वाली है
एक स्फीयर को पहले भी मैंने बताया था, जब सिंपल एक डायमेंशन में मैंने देखा था, 2D में जब देखा था कि एक स्फीयर जो है 6 स्फीयर्स उसको सराउंड कर रहे हैं, अपनी लेयर में 6 स्फीयर्स उसको सराउंड कर रहे हैं, 3 ऊपर से सराउंड करेंगे, 3 नीचे से सराउंड करेंगे, तो टोटल स्फीयर्स कितने हो गए हैं? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दोनों अरेंजमेंट्स में विल बी 12। So coordination number is number of atoms and number of spheres touching a single sphere। अगर एक को कंसिडर किया जाए तो उसको कितने स्फीयर्स साइड में कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका एक तरह से और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, हेक्सागोनल की भी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट की भी। दिस इज ए बी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर ये सेकंड लेयर है बीच वाली, ऐसे को यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, या स्फीयर है। दिस इज बी लेयर, उससे ऊपर अगेन वी हैव ए टाइप ऑफ लेयर। ए, ये ए क्यों कहा मैंने? बिकॉज ए के ऊपर इस लेयर को देखिए और उसके एग्जैक्टली ऊपर वाले स्फीयर्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर हैं उसके, लेकिन बी वाले डिफरेंट हैं। दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये एक और रिप्रेजेंटेशन है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, और ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। थर्ड जो मैंने अरेंजमेंट शो करनी, पिक्टोरियली शो करना है, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो फेस सेंटर्ड मैंने अभी बताया भी था आपको, पर उसको देखिए एक और तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक तो ये बताया आपको कि कॉर्नर्स पे होंगे और फेस के सेंटर्स पे होंगे। स्फीयर्स जो हैं फेस के सेंटर्स पे और कॉर्नर्स पे। एक और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक और वे में, एंड दैट इज
This is A, B, C. देखिए इसमें ये A लेयर आ गई है, this is B लेयर, this is C लेयर, and again we have A type of layer. तो दिस इज ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट. इसी को मैंने इस तरह से टिल्ट किया थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ खड़े हो, दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. आप यहाँ पे खड़े हो और इसको थोड़ा टिल्ट करें तो ऐसे दिखेगा ये. एंड दिस विल बी A, B लेयर, and then we have C layer, again we have A layer. This is ABC type of arrangement, and ABC type of arrangement is also called cubic close packing or face centered cubic arrangements. So this was arrangement in the cubic crystal, arrangement of the spheres in the cubic crystal. दो तरह के arrangements किए हमने, hexagonal close packing and cubic close packing.